वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नालंदा अकेडमी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन बैंक इकोनॉमिक्स की रिलीज कर दी गई है। आप चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको डाउनलोड करना है क्वेश्चन बैंक को इकोनॉमिक्स की। और अगर आपको इकोनॉमिक्स की क्वेश्चन बैंक को जो है पूरा का पूरा सोल्यूशन चाहिए है तो हमारे चैनल पर आपको इसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और एक और बात मैं यहाँ पर बात करना चाहती हूँ आपको क्वेश्चन बैंक की, कि अगर आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को देखेंगे और अगर आपने नालंदा अकेडमी के हर एक लाइव टेस्ट जो ट्यूसडे टेस्ट में आपको लेती थी, ठीक है, कभी कभी ट्यूसडे को, कभी कभी अलग अलग डेज पे जो भी लाइव टेस्ट मैंने लिए हैं, अगर आप लाइव टेस्ट के क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस देखेंगे तो बहुत सारे आपको सिमिलर क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ठीक है, आपको बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो मतलब अगर आपने लाइव टेस्ट भी अटेंड किए थे तो भी आपको क्वेश्चन बैंक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगी। ठीक है, और अगर जिसने लाइव टेस्ट अटेंड नहीं किया था वो आप क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी एचएससी के लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन बैंक के सारे सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगा। तो जब ये फ्री है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। तो आपको सारे सोल्यूशन के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बट इंपॉर्टेंट नोटिस, इसको रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक है ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के प्रैक्टिस के पर्पज़ से दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो क्वेश्चन बैंक है ऐसा नहीं है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में इस क्वेश्चन बैंक से ही आए। तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आप सोचे कि सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन बैंक का अच्छे से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बहुत सारे इन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिए हैं, और इसी के साथ साथ आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट दिया गया है आपको स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, अच्छे से देखो। पहले क्या किया इन्होंने, 4 ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट है ए वाला है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, बी है थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और सी है थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, और डी है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो अब आपको ये देखना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप कहाँ तक है। तो ये तो अगर आप देखोगे, अगर आपने चैप्टर 1 अच्छे से रीड किया है तो इतना तो आपको पता होगा कि जो थ्योरी जब हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और जब हम उसका स्कोप स्टडी करते हैं तो उसमें बात करते हैं हम ग्रोथ की, जनरल प्राइस की, इनकम एम्प्लॉयमेंट की। माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग की ही बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर ए सिर्फ कहाँ पर है, तो हमने देखा फर्स्ट वाले में है ओनली ए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी के जो ये 3 स्टेटमेंट है ये स्कोप ऑफ मैक्रो के हैं। ठीक है, मैक्रो के हैं, ना कि माइक्रो के। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। मैं दोनों को आपको बता रही हूँ। कभी ऐसा भी आ सकता है शफल होके क्वेश्चन कि स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बताइए। ठीक है, तो ये आपको 2 क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं, क्योंकि मैंने आपको दूसरा वाला भी बता दिया है एक्स्ट्रा। लेकिन अभी यहाँ पर जो है क्वेश्चन स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसका आंसर है ओनली ए, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स करता है, उसकी जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये इन्होंने थोड़ा सा अलग किया है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के स्टेटमेंट्स हैं आपको वो देखने हैं। ठीक है, आंसर में तो फर्स्ट वन रीड करो, अच्छे से रीड करोगे क्वेश्चन तो आपको कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। और अगर आपने अच्छे से रीड किया है चैप्टर को, चैप्टर 1 अगर आपने अच्छे से रीड किया है तो बहुत ईजी है। देखो क्या बोल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। यस, ये करेक्ट है, एग्रीगेट की स्टडी होती है। इट इज़ बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट, वो
करेक्ट नहीं है क्योंकि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है। फिर नेक्स्ट वाला रीड करो, इट टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल। हाँ, ये वाला भी करेक्ट है, सी वाला। फिर डी देखते हैं, डी रीड करो अच्छे से, इट इज़ अ पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस। तो हाँ, ये भी करेक्ट है। अगर आप रीड करोगे पेज नंबर 5 के ऊपर जो फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दिए हैं, उसमें फर्स्ट तो है स्टडी ऑफ एग्रीगेट, फिर सेकंड जो हमने कट कर दिया वो किस में आएगा, वो अगर आप देखोगे तो फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, इसलिए हमने उसे कट कर दिया। सी वाला ऑप्शन जो है वो आपको जो पॉइंट नंबर 4 दिया गया है इंटरडिपेंडेंस, वहाँ पर आपको देखना है। फिर नेक्स्ट जो पॉलिसी ओरिएंटेड का पॉइंट है वो है 8 पॉइंट, इसलिए हमारा आंसर ए, सी और डी। अब ऑप्शन में से ढूंढना है आपको, ए, सी और डी कहाँ पर लिखा है, तो फोर्थ वाला जो है वो राइट है। ए, सी एंड डी इज द राइट आंसर। ए, सी एंड डी इज द राइट आंसर। अगर आप फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी स्टडी करोगे तो भी आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये जो क्वेश्चन है, अगर आपने लाइव टेस्ट दिया होगा तो मैंने आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में पूछा था, या तो मैंने ऑड मैन आउट में पूछा था और या फिर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में पूछा था। तो मैंने आपको बोला था कि एक्सेप्शन आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो, बात तो ये है कि मैं आपको इनडायरेक्टली हर क्वेश्चन बता रही थी कि जैसे जैसे क्वेश्चंस अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आपके क्या होगी, प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, और जब आप कहीं भी क्वेश्चन देखोगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है क्वेश्चन। तो अगर जिसने लाइव टेस्ट देखा होगा नालंदा एकेडमी के स्टार्टिंग से आपने दिए होंगे तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन बैंक जो है डिफिकल्ट नहीं लगेगी, गारंटी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है और थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, वे डिफरेंट हो सकता है, ऑड वन, कोरिलेशन, लेकिन है क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड वन जो दिया गया है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करेंगे, वो देखेंगे कार्डिनल मेजरमेंट, हॉबीज, माइजर और मनी, ये सब उन्होंने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं अजम्पशन और एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शन पूछा गया है, ये ध्यान में रखो। इससे पहले ही अंडरलाइन कर लो, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, जब भी आप क्वेश्चन रीड करते हो तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सेप्शन पूछ रहा है ना, हाँ भाई इसे अंडरलाइन कर लेते हैं तो हमारा दिमाग को याद रहेगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, एक्सेप्शन पूछ रहा है। अब याद करो कि डीएमयू जब हमने स्टडी किया तो हमने क्या क्या एक्सेप्शन पढ़े थे, हमने एक्सेप्शन पढ़े थे हॉबीज, माइजर और मनी। कार्डिनल मेजरमेंट क्या है, इट्स अ अजम्पशन, ठीक है, ये याद रखो, ये क्या है, ये एक अजम्पशन है। जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टडी करते हैं तब हम जब अजम्पशन से रीड करते हैं तो वहाँ पे ये पॉइंट आता है कार्डिनल मेजरमेंट का, और बाकी के सारे क्या है, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो कौन सा वाला करेक्ट है, बी, सी और डी वाला कहाँ पर मिलेगा हमें, थर्ड वन, बी, सी, डी इज द राइट आंसर। सबको अपना टिक मार्क करना है, जिसने प्रिंट आउट लिया है अपना प्रिंट आउट में इसको टिक मार्क कर लेंगे, और नहीं तो लिख भी सकते हैं आप, और अदरवाइज पीडीएफ में भी हाईलाइट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बी, सी और डी इज द राइट आंसर, ठीक है, बी, सी, डी राइट आंसर है, क्योंकि कार्डिनल मेजरमेंट तो भाई असम्पशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिसिज्म टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स देखो, फर्स्ट है बेस्ड ऑन अनरियलिस्टिक असम्पशन, यस ये करेक्ट है। नॉट एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड बल्कि गुड्स, यस ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है द लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल वांट, ये भी करेक्ट है। इन रियलिटी कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी नॉट पॉसिबल, ये भी करेक्ट है, क्योंकि लॉ अज्यूम करता है कि ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अनरियलिस्टिक असम्पशन पे बेस्ड है। हमें पता है जब हमने क्रिटिसिज्म स्टडी करे, हमें पता है कि ये बल्कि गुड्स इन पे एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि वो बल्कि होते हैं और इंडिविजिबल होते हैं। फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट है द लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड टू सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल वांट, एक सिंगल वांट पे ही ये जो है रेस्ट्रिक्टेड है। ये क्रिटिसिज्म के पॉइंट से सारे अगर आप पेज नंबर 14 पे स्टडी करोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट है ए, बी, सी एंड डी, ए, बी, सी एंड डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 4 राइट है, ठीक है, ए, बी, सी, डी सभी के सभी पॉइंट्स राइट है, ए, बी, सी, डी इज द राइट आंसर। मैंने देखो यहाँ पे सर्कल भी कर दिया है, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है। फोर्थ हमने कर लिया, अब हम फिफ्थ वाला देखते हैं, स्टेटमेंट्स दैट एक्सप्लेन गिब्सन्स पैराडॉक्स। गिब्सन्स पैराडॉक्स
गिफिन्स पैराडॉक्स, अब जब जैसे स्टेटमेंट आया, अब किसी को नहीं याद आ रहा है कि गिफिन्स पैराडॉक्स क्या है, तो याद करना है वो ब्रेड वाला एग्जाम्पल, ठीक है। गिफिन्स पैराडॉक्स ब्रेड वाला एग्जाम्पल जो हमने स्टडी किया, तो सर रॉबर्ट गिफिन क्या बोलते हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया इंग्लैंड में बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड, और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे प्राइस ब्रेड का कम हो रहा है तो लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ब्रेड नहीं खरीद रहे हैं। वो क्या, उनका जो परचेसिंग पावर इंक्रीज़ हो रहा है, उनकी रियल इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे सुपीरियर क्वालिटी, गुड क्वालिटी का मीट खरीद रहे हैं। तो अगर इतना एग्जाम्पल भी आपको पता है तो आपको ये पता होगा कि गिफिन्स पैराडॉक्स में क्या है कि अगर कोई भी इन्फीरियर गुड्स और लो क्वालिटी गुड्स जिसका प्राइस कम हो रहा है तब भी उसका डिमांड इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई भी लो इन्फीरियर क्वालिटी का गुड है तो अगर उसका प्राइस कम हो रहा है, ठीक है, फिर भी उसका डिमांड इंक्रीज नहीं होगा। हम यूजुअली क्या स्टडी करते हैं डिमांड में, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा होगी, लेकिन गिफिन पैराडॉक्स के जब हम स्टडी करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। जितना प्राइस डिक्रीज होगा तो ऐसा नहीं है कि डिमांड बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्या स्टडी कर रहे हैं, लो और इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम गिफिन्स पैराडॉक्स स्टडी करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो लो और इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स के मामले में हम स्टडी करते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर प्राइस कम भी हो रहा है तो भी उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। तो हमें वो ब्रेड वाला एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है। और अब यहाँ पर आपको ऑप्शन ABCD याद करोगे, रीड करोगे तो आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्या है, देखो, इट इज़ एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। हाँ, ये बात सही है, एक्सेप्शन है ये तो लॉ ऑफ डिमांड का। फिर बी वाला स्टेटमेंट रीड करो अच्छे से, कोई भी घबराएगा नहीं क्वेश्चन बैंक को देख के, अरे भाई कितने हार्ड क्वेश्चन दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। बी देखिए, इट इज़ एप्लीकेबल टू इन्फीरियर लो क्वालिटी गुड्स। देखो मैंने बताया, एक्सप्लेन करा तो आपको याद आ जाएगा कि गिफिन्स पैराडॉक्स क्या है, ये भी राइट है। सी वाला देखो, डिमांड इंक्रीजेस व्हेन द प्राइस ऑफ इन्फीरियर गुड फॉल्स। डिमांड इंक्रीज होती है क्या, नहीं होती है, मैंने बताया डिमांड इंक्रीज नहीं होती है क्योंकि हम इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहे हैं गिफिन पैराडॉक्स के अंदर। तो सी वाला ऑप्शन कट हो गया। डी देखते हैं, इट वॉज आइडेंटिफाइड बाय प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। नहीं भाई, देखो ये जो गिफिन पैराडॉक्स है, सर रॉबर्ट गिफिन ने ये क्या था, तो यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल का नाम कहीं पे भी नहीं आता है। और अगर किसी को नहीं भी पता है तो इतना कॉमन सेंस तो होगा कि गिफिन पैराडॉक्स, तो किसी का नाम गिफिन होगा तो यहाँ पे प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सी और डी वाला जो है हमारा ऑप्शन वो कट गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शंस में ए और बी कहाँ है। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो राइट है, ए और बी। सेकंड जो है वो राइट है, ए एंड बी। ए एंड बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th वन, स्टेटमेंट रिलेटेड टू डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड हमने स्टडी किया है, मैंने बहुत बार ये वाले क्वेश्चंस पूछे आपको। वेरिएशन इन डिमांड, मैंने आपको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड के बहुत सारे लाइव टेस्ट में क्वेश्चन आपको पहले से ही पूछे, तो अगर जिसने लाइव टेस्ट अटेंड किया होगा उसे पता है। अब डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड अगर किसी को याद नहीं आ रहा है कि उसमें स्टेटमेंट क्या है, तो वो कम से कम आपको डायग्राम तो पता होगा ना कैसे है। डायग्राम देखो पहले बना लेना है रफ में, तो आपको पता चल जाएगा। ये डिक्रीज इन डिमांड का डायग्राम बना दिया मैंने। अगर आपको चाहिए तो आप पेज नंबर 24 पर दिया गया डिक्रीज इन डिमांड का डायग्राम आप देख सकते हो। तो डिक्रीज इन डिमांड का डायग्राम है डी यहाँ पर A, D2 और ये D2, यहाँ पर Q2 Q1 X Y 0 P, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब स्टेटमेंट रीड करो, अब थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा। स्टेटमेंट रीड करो, इट इज़ अ टाइप ऑफ चेंज इन डिमांड। हाँ, ये ठीक है। बी वाला क्या है, इट टेक प्लेस ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर लाइक टेस्ट, इनकम एक्सेट्रा। हाँ, ये करेक्ट है क्योंकि चेंज इन डिमांड देखो प्राइस एक ही है,
प्राइस एक ही है लेकिन क्वांटिटी अलग हो रहा है, यानी कि अनफेवरेबल चेंज किस में आ रहा है, अदर फैक्टर्स में आएगा। किसी पर्सन का टेस्ट बदल गया होगा, किसी पर्सन की इनकम बदल गई होगी, जिसकी वजह से वो क्वांटिटी कम खरीद रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा टेस्ट बदल गया तो मैं अब फ्रूटी की बदले अब मैं क्या पीना पसंद करूँगी, स्प्राइट पीना पसंद करूँगी। तो ये मैं इससे क्या हो जाएगा, जो फ्रूटी की डिमांड है वो कम हो जाएगी और स्प्राइट की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, मतलब एक जनरल वे में समझो। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि टेस्ट में चेंज आ रहा है। ठीक है, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके टेस्ट में चेंज आ रहा होगा, इस वजह से क्या हो रहा है, डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। किसकी, फ्रूटी की डिमांड डिक्रीज़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि प्राइस में चेंज आ रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग मेरे जैसे होंगे, ठीक है, जिनका टेस्ट बदल गया होगा, किसी की इनकम बदल गई होगी, इस वजह से भी जो है उसने स्विच कर दिया होगा, तो इसलिए भी डिक्रीज़ हो सकती है डिमांड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। अब हम जब चेंज इन डिमांड पढ़ेंगे तभी सिर्फ होगा ये एप्लीकेबल, और अगर हम स्टडी करेंगे वेरिएशन इन डिमांड तो वो अलग कंसेप्ट है। अगर आपने लाइव टेस्ट अटेंड किया है तो आपको पता है वेरिएशन इन डिमांड थोड़ा डिफरेंट है और चेंज इन डिमांड डिफरेंट है। तो हम अभी क्या बात कर रहे हैं, चेंज इन डिमांड की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, चेंज इन डिमांड। ठीक है, चेंज इन डिमांड के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, अदर फैक्टर्स में चेंज आता है, अनफेवरेबल चेंजेस आते हैं अदर फैक्टर में, टेस्ट, इनकम बदलता है, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाता है डिमांड। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, सी वाला ऑप्शन, सी वाला जो स्टेटमेंट है प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ये भी करेक्ट है। फिर डी जो स्टेटमेंट दिया है डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट हैंड साइड ऑफ द ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये रॉन्ग है, क्योंकि अभी जब मैंने डायग्राम बनाया तो आपने देखा कि जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा था और इन्होंने लिखा है राइट हैंड साइड, तो ऐसा नहीं है, डी वाला जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है। इसलिए हम देखेंगे कि ए, बी और सी कहाँ पर मिल रहा है, सेकेंड वन में, तो सेकेंड वन इज द राइट आंसर। सिक्स्थ का ए, बी और सी वाला जो ऑप्शन है सेकेंड वाला वो राइट है। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ ताकि आपका रिविजन भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पर क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट दैट आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पर देखो इनकरेक्ट दिया हुआ है और स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे सिर्फ और सिर्फ करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट वाला ढूंढना है हमें। तो फर्स्ट है परसेंटेज चेंज इन प्राइस हैज नो इफेक्ट ऑन क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये करेक्ट है। सेकेंड वन, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, ED इज इक्वल टू 1 होता है क्या, नहीं, तो ये वाला एक ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि हमने इनकरेक्ट पूछा गया है। डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कैसे होगी, देखो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, इसका डायग्राम कैसे होता है, देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम होता है, ये ऐसे मैं बना रही हूँ, थोड़ा देखो अच्छे से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, फिर यहाँ पे जो लाइन जा रही है ये है कौन सी लाइन, इलास्टिसिटी की लाइन है, ये पूरी की पूरी जो लाइन सीधी सीधी जा रही है, और आप देखो ये जो लाइन है पैरेलल है वाई एक्सिस के, और ये कैसी है, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, सीधी सीधी है ना, इसलिए वर्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर बी और सी, बी और सी, देखो बी और सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 बी और सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा है। ए और डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए हम वो चूज नहीं कर सकते। हमें क्या पूछा है, हमें इनकरेक्ट पूछा है, इसलिए हम बता रहे हैं बी वाला और सी वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पर चूज करेंगे थर्ड वाला ऑप्शन बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दैट आर रिलेटेड टू क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे आपको चारों के चारों रीड करने हैं, तो फर्स्ट वन भी राइट है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज आता है क्वांटिटी डिमांड वन कमोडिटी में, क्योंकि चेंज हो रहा है प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी, और ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टाइप है। हाँ, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट कह रहा है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स को एप्लीकेबल है, यस ये भी ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये रॉन्ग है, इसलिए ए, बी और सी वाला ऑप्शन ढूंढो। हाँ, तो ऑप्शन ए, बी, सी कहाँ पर मिला हमें, सेकेंड वन में, तो इसलिए सेकेंड वन इज द राइट आंसर, ए, बी एंड सी। यहाँ पे देखो ए, बी एंड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th वन है, स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक।
अब स्टॉक याद करो, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है, सप्लाई वाला जो हमारा जो चैप्टर है उससे लिया गया है, स्टॉक से। तो अगर स्टॉक वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि स्टॉक इज़ अ फिक्स्ड कंसेप्ट नॉट अ फ्लो कंसेप्ट, ठीक है, ये याद रखो। तो हमारा जो आंसर होगा ए वाला करेक्ट है, बी वाला और सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए ए, बी और सी, सेकेंड वन इज द राइट आंसर, ए, बी, सी। क्योंकि ये फ्लो नहीं है, फिक्स्ड है ना, स्टॉक वाला जो ऑप्शन है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो सेकेंड वन है, ए, बी एंड सी। नेक्स्ट है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई। अब आपको अगर एक्सेप्शन आते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के तो आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, ये अजम्पशन है, ये भी अजम्पशन है, ये भी अजम्पशन है, लेकिन ये जो सी वाला जो ऑप्शन है डज नॉट अप्लाई टू एग्रीकल्चरल गुड्स, ये वाला जो है एक्सेप्शन है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ओनली सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओनली सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ओनली सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओनली सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओनली सी करेक्ट आंसर है।